शुरू करता हूं बक्सर से, जो वाराणसी से सटी कंस्टिट्यूंसी है। बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री ने वहां जनसभा सभा रैली भी की। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने कल 3 रैली की, चुनावी रैली। उसमें एक पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से विक्रम में की, एक काराकाट में की और एक बक्सर में की। तो बक्सर में इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सिटिंग एमपी हैं, वो उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जगह बीजेपी ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष या महामंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उस पर भरोसा किया। कल अश्विनी चौबे वहाँ थे भी नहीं। प्रधानमंत्री की जो सभा थी उसमें अश्विनी चौबे कहीं दिखे नहीं। यहाँ तक कि जो स्वागत पोस्टर मंच पर लगा था उसमें भी अश्विनी चौबे का फ़ोटो नहीं दिखा। मतलब है कि अब वो अश्विनी चौबे खुद भी नाराज़ हैं, जैसा उन्होंने कहा भी था, तो वो बक्सर नहीं गए। पूरे इस चुनाव प्रचार अभियान में अपने को दूरी बनाए रखी। हालांकि प्रधानमंत्री की 2 सभाओं में वो दिखे थे, गया की भी सभा में दिखे थे। अब वो वहाँ सीधी लड़ाई है भाजपा के मिथिलेश तिवारी और राजद के सुधाकर सिंह के बीच में। 2 निर्दलीय उम्मीदवार, एक वहाँ ददन पहलवान जो उस इलाके से ही आते हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी लड़ा करते हैं, और एक आनंद मिश्रा IPS ऑफिसर रहे, निर्दलीय वो भी लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कोई निर्दलीय उम्मीदवार जब और अनिल कुमार भी हैं BSP के टिकट से, तो कुल मिलाजुला का वहाँ जो है लड़ाई, हालांकि सीधी लड़ाई है, लेकिन ये जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं जिनकी आपने चर्चा की 3 नाम की, तो उनका भी कुछ अपना जनाधार होगा। स्वजाति मतों को, मतदाताओं को साधने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई सीधी है। अब इस बार बीजेपी ने जो कैंडिडेट बदला है, तो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ फिर जीत दोहराती है कि नहीं। 2 बार तो वहाँ अश्विनी चौबे 14 और 19 के चुनाव में जीते थे, तो वो सीट कुल मिला कर एक कठिन चुनौती में है। और जहाँ ददन पहलवान राजद कैंडिडेट के लिए, वहीं आनंद मिश्रा बीजेपी कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बने हुए हैं। नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार समेत पूरे देश में छठा चरण का चुनाव यानी मतदान हो गया। 7वां चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होना है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जहां पर 32 लोकसभा सीट का मतदान हो गया है। अब 8 और सीट का जो मतदान होना है वो 1 जून को होना है, जिसमें से 8 सीट में से लगभग देखिए 3 से 4 सीट ऐसे जो हॉट सीट है। आज हम उस हॉट सीट पर चर्चा करेंगे, खासकर पटना साहिब पर, खासकर जहानाबाद पर, खासकर देखिए और अगर बात करें हम सासाराम की, उस पर चर्चा करेंगे, और काराकाट की चर्चा करेंगे, जहां पर मामला त्रिकोणी हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। सर, आखिरी चरण का मतदान होना है, छठा चरण का मतदान हो गया है, 1 जून को मतदान होना है। जो हॉट सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं इस पर? देखिए, देश में 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं। उसमें 7वां और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होने जा रहा है। पूरे देश में ये लोकसभा चुनाव के रण का ये अंतिम पड़ाव होगा, और 57 सीटों के लिए अंतिम चरण में देश भर में चुनाव होंगे। इसमें प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट भी शामिल है। आपने अपनी चर्चा में बताया कि बिहार में अंतिम चरण में 8 सीटों के चुनाव होंगे। देखिए, पूरे देश में जो 7 चरणों में चुनाव हुए, ये 3 ही स्टेट थे, बिहार, बंगाल और यूपी, जहां सभी 7 चरणों में चुनाव हुआ। अब सबकी निगाह टिकी है कि बिहार में 7वें अंतिम चरण में क्या होगा। ये सभी जो 8 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है 1 तारीख को, ये सभी NDA की जीती हुई सीटें हैं। विपक्ष के पास कोई खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि 40 लोकसभा सीट वाली बिहार में पिछले चुनाव में 39 सीटें NDA ने जीती थी। सिर्फ 1 सीट किशनगंज जीती थी कांग्रेस। तो इस बार के चुनाव में बिहार में तो सचमुच माना जा रहा था प्रारंभ से ही कि NDA के लिए एक चुनौती होगी सभी 40 में 39 सीट जीतना, और भले ही NDA लक्ष्य कर रहा हो कि हम सभी 40 सीट जीते हैं। तो ये कठिन चुनौती थी। अब जो आप बात कहेंगे कि जो 8 सीटें कौन कौन सी हैं जहां की बिहार में चुनाव बाकी है,
उसमें हॉट सीट के हिसाब से यदि कहेंगे तो सभी सीट हॉट होती है, इसलिए कि सभी सीट पर एक तरह से कहेंगे कि एनडीए और जो राजद गठबंधन है, जो राजद के नेतृत्व में बिहार में, उसके बीच सीधी लड़ाई है, कहीं एक तरफा लड़ाई नहीं है। इसमें कई सीट पर तिकोनी लड़ाई है। अब आपकी चर्चा मैं शुरू करता हूं बक्सर से, जो वाराणसी से सटी कंस्टिट्यूंसी है। कल प्रधानमंत्री ने वहां जनसभा सभा रैली भी की। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने कल 3 रैली की, चुनावी रैली। उसमें एक पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से विक्रम में की, एक काराकाट में की और एक बक्सर में की। तो बक्सर में इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सिटिंग एमपी हैं, वो उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जगह बीजेपी ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष या महामंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उस पर भरोसा किया। कल अश्विनी चौबे वहाँ थे भी नहीं। प्रधानमंत्री की जो सभा थी उसमें अश्विनी चौबे कहीं दिखे नहीं। यहाँ तक कि जो स्वागत पोस्टर मंच पर लगा था उसमें भी अश्विनी चौबे का फ़ोटो नहीं दिखा। मतलब है कि अब वो अश्विनी चौबे खुद ही नाराज़ हैं, जैसा उन्होंने कहा भी था, तो वो बक्सर नहीं गए। पूरे इस चुनाव प्रचार अभियान में अपने को दूरी बनाए रखी। हालांकि प्रधानमंत्री की 2 सभाओं में वो दिखे थे, गया की भी सभा में दिखे थे। अब वो वहाँ सीधी लड़ाई है भाजपा के मिथिलेश तिवारी और राजद के सुधाकर सिंह के बीच में। 2 निर्दलीय उम्मीदवार, एक वहाँ ददन पहलवान जो उस इलाके से ही आते हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी लड़ा करते हैं, और एक आनंद मिश्रा आईपीएस ऑफिसर रहे, निर्दलीय वो भी लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कोई निर्दलीय उम्मीदवार जब और अनिल कुमार भी हैं बीएसपी के टिकट से, तो कुल मिला का वहाँ जो है लड़ाई, हालांकि सीधी लड़ाई है, लेकिन ये जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं जिनकी आपने चर्चा की 3 नाम की, तो उनका भी कुछ अपना जनाधार होगा, स्वजाति मतों को, मतदाताओं को साधने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई सीधी है। अब इस बार बीजेपी ने जो कैंडिडेट बदला है, तो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ फिर जीत दोहराती है कि नहीं। 2 बार तो वहाँ अश्विनी चौबे 14 और 19 के चुनाव में जीते थे, तो वो सीट कुल मिलाकर एक कठिन चुनौती में है। और जहाँ ददन पहलवान राजद कैंडिडेट के लिए, वहीं आनंद मिश्रा बीजेपी कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बने हुए हैं। इस सीट की स्थिति यही है। अब आइए आरा सीट बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। वहाँ से आर.के. सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वहाँ हैट्रिक लगाने की बात है। वहाँ से इस बार महागठबंधन ने सुदामा प्रसाद जो माले के एमएलए हैं, उनको कैंडिडेट बनाया है। वहाँ लड़ाई सीधी है। एक बार वहाँ माले वो सीट जीती थी। वो इलाका जो कहा जाता है कि माले का एक पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र माना जाता है। सहार संदेश उसी जहाँ से बिहार में नक्सल आंदोलन की नींव पड़ी, और एक समय था कि वहाँ उस इलाके में तो काफ़ी प्रभाव था उसका। अब वहाँ राजाराम सिंह को उसी तरह से काराकाट में हैं, वो भी एक एमएलए हैं, कुशवाहा जाति के हैं। वहाँ भी माले ही लड़ रही है, मतलब आरा सीट और विक्रमगंज सीट में महागठबंधन में माले लड़ रही है। अब निश्चित रूप से जो माले का कैंडिडेट है, उनका अपना संगठन, अपना जनाधार, और फिर राजद समर्थित कैंडिडेट हैं, राजद के उस फोल्ड से हैं, तो राजद का जो एम बाई है यादव मुस्लिम, वो उनके लिए सहारा है। वहीं आर.के. सिंह के लिए खुद देखिए, बिहार में जो 39 एनडीए के एमपी हैं, उसमें राजकुमार सिंह को एक परफॉर्मर एमपी के रूप में लोग वहाँ मान्यता है। अधिकारी से राजनेता से, मैंने नौकरशाह से राजनेता बने, केंद्रीय गृह मंत्री भी थे वो, बिहार में भी गृह सचिव रहे, एक करक छवि के अधिकारी हैं। तो उनकी लड़ाई सीधे सुदामा प्रसाद से है। वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार आर.के. सिंह वहाँ हैट्रिक लगाते हैं, या फिर एनडीए ने के खिलाफ जो लालू प्रसाद ने एक ताना बाना सामाजिक गुनाह है, उसका क्या असर होता है। अब उसके बाद आ जाइए, फिर सीट है आपको काराकाट बड़ा इंटरेस्टिंग सीट हो गई है। इंटरेस्टिंग सीट इसलिए भी हो गई कि भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह वहाँ निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो भाजपा से जुड़े थे, भाजपा ने उसको निष्कासित कर दिया। और वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनके साथ
जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की, राजा राम सिंह से सीधे 2 कुशवाहा जाति के हैं। जी। अब पवन सिंह के उस चुनावी जंग से कूदने से वहाँ भी तिकोनी लड़ाई हो गई है और उस लड़ाई में लोग मान रहे हैं कि पवन सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे। हालांकि हर चुनाव कोई जो लड़ता है वो अपने ही लड़ता है। पवन सिंह डटे हुए हैं मुस्तैदी से, लेकिन अब तो किसी न किसी का खेल तो बिगड़ेगा, तो स्वाभाविक उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही बिगड़ेगा। लेकिन अब सवाल है कि वहाँ कल ही प्रधानमंत्री काराकाट में थे और वहाँ जमकर कांग्रेस और राजद पर हमला बोला, और वही सभा थी जहाँ तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री ने सीधे हमला बोला और कहा कि जो बिहार के साहिबजादे हैं, जो अभी हेलीकॉप्टर का चक्कर लगा रहे हैं, चुनाव समाप्त होने के बाद वो जेल और जमानत, अब ये चक्कर उन्हें लगाने होंगे। मतलब वो इस तरह की बात करके सचमुच में एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। और राजद पर हमला है। आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो जॉब फॉर लैंड कहिए, लैंड फॉर जॉब कहिए, उस केस में वो अभियुक्त हैं। सीबीआई तो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। ईडी उनसे पूछताछ का कई दौर चल चुका है। अभी लगता है जो बात अभी प्रधानमंत्री ने कही है, इसका मतलब है कि इस चुनाव के बाद ईडी की कार्रवाई तेज होगी। अब पूछताछ होगी, फिर उसमें क्या होगा आगे। आप जानते हैं कि ईडी तो किसी को कस्टडी में ही लेता है। जिस ढंग से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर या झारखंड के चीफ मिनिस्टर को हिरासत में लिया। हालांकि ये बात फिर पलटवार भी किया तेजस्वी ने कि हम बिहारी हैं, बिहारी किसी से डरता नहीं है, दिल्ली और झारखंड नहीं है। हाँ, ये दिल्ली और झारखंड नहीं, मतलब उनका इशारा निश्चित रूप से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल था। और उन्होंने कहा कि ज़रा से चुनौती दे दी कि ज़रा सा हाथ लगा के देख लें। मतलब कुल मिला जुला करके कल जो एक बिहार का चुनावी परिदृश्य था, एक में उसमें तेजस्वी बनाम प्राइम मिनिस्टर कहिए, एक माहौल ये हो गया। और वहाँ की लड़ाई में अब देखिए कि इसका क्या असर होता है काराकाट। सर, एक आखिरी हॉट सीट है जहानाबाद। जहानाबाद में माहौल इस बार देखिए अभी जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद की सीट है, एनडीए की सीट है। वहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी सिटिंग एमपी हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने, वो एक भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता है, और उस क्षेत्र में अति पिछड़ी जात से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को नीतीश कुमार ने कैंडिडेट बनाया और वो जीत भी गए। अब वहाँ उनके खिलाफ फिर वही पूर्व मंत्री राजद के सुरेंद्र यादव वहाँ कैंडिडेट हैं। वो पहले सांसद भी रह चुके हैं। लड़ाई वहाँ सीधी थी। लेकिन अब बसपा से वहाँ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी चुनावी जंग में आ गए हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने स्वजातीय मतदाताओं को साधने की भरसक वो कोशिश कर रहे हैं। और एक आशुतोष भी जो भूमिहार ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, वो भी चुनावी जंग में हैं। तो कुल मिला जुला करके जहानाबाद की सीट में भी तिकोनी लड़ाई हो गई।